हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए बात करते हैं हम लोग आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी का। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ऐगिक नियम, जिसको हम लोग यूनाइटेड मेथड्स कहते हैं। और जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को है। तो इसमें हम लोग ऐगिक नियम के टॉपिक को बहुत अच्छे से आज हम लोग समझेंगे। और डे 1 में ऐगिक नियम के कुछ कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया है। इसके साथ ही हम उसमें आप लोगों को 11 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम लोग बात करेंगे उसके कुछ आगे का, और साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि नवोदय विद्यालय के परीक्षा को कैसे पास करें, इस परीक्षा को कैसे आसान बनाया जा सकता है। तो हम लोग इस बात को आगे जानेंगे। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि यदि काजू के 1 किलोग्राम के चौथाई का मूल्य 40 रुपया है तो 50 ग्राम काजू का मूल्य कितना होगा। ये ग्राम में दिया है, ये किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम को अगर हम लोग लिख दें 1 किलोग्राम, तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और एक और है 1 किलोग्राम का चौथाई, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि 1 किलोग्राम का चौथाई। तो 1 किलोग्राम का चौथाई मतलब 1 किलोग्राम मतलब हो गया 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम गुणे 1/4 कर लेंगे तो 4 से कटेगा 250 बार में, और ये आ जाएगा 250 ग्राम। यानी कि काजू के 1 किलोग्राम के चौथाई का मतलब होगा कि 250 ग्राम का मूल्य 40 रुपया है। तो हम लोग लिख देंगे कि चूंकि 250 ग्राम काजू का मूल्य है, कितना है भाई, 40 रुपया, ठीक है। तो इसलिए 1 ग्राम काजू का मूल्य कितना हो जाएगा, 40/250 हो जाएगा। और कह रहा है क्या, 50 ग्राम काजू का मूल्य बताइए। तो 50 ग्राम काजू का मूल्य हो जाएगा 40/250, और ये 50 का आप कर देंगे गुणा, 0 से 0 कटेगा, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, और 5 40 कट जाएगा 8 बार में। इस तरह से इसका जो मूल्य आएगा, ये 50 ग्राम काजू का मूल्य आएगा, वो आएगा 8 रुपये। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर का। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कमला 8 किलो सेव 120 रुपए में खरीदती है, तो वह 90 रुपए में कितना सेव खरीदेगी। तो हम लोग इसको देखिए, ये रुपया दिया है और यहाँ भी रुपया, यहाँ 8 किलो, यहाँ पूछ रहा है कितना सेव खरीदेगी। यानी कि जो चीजें मैच कर रही हैं वो है रुपया इसमें का, और यहाँ भी रुपया। तो हम लोग इस प्रश्न को रुपए से शुरू करेंगे। हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 120 रुपया में कमला खरीदती है, क्या खरीदती है, सेव, कितना, 8 केजी सेव खरीदती है, ठीक है। इसलिए 1 रुपये में कमला खरीदती है 8 और बटा में 120, इतना केजी सेव खरीदेगी, ठीक। और ये पूछ रहा है कि 90 रुपये में कितना खरीदेगी। जब 1 रुपये में इतना खरीद रही है, हम लोग 1 रुपये में निकाल दिए हैं, तो 90 रुपये में कितना खरीदेगी। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 90 का, 0 से 0 कटेगा, और 9 से 12 नहीं कटेगा, लेकिन 9 जो है 3 से कटेगा 3 आएगा, और ये 12 कटेगा 3 से तो आएगा 4, और 4 से फिर 8 कट जाएगा 2 बार में, 2 गुणे 3 कितना आ जाएगा 6। तो 6 केजी सेव कमला खरीद लेगी 90 रुपया में, ठीक है। तो ये सवाल इस तरह से होगा। अगला सवाल है 40 नंबर, कह रहा है कि राजू तथा सीमा के पास क्रमशः 16.05 मीटर तथा 10.5 मीटर लंबा तार है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। राजू और सीमा 2 लोग हैं। राजू के पास 16.05 मीटर तार है, तो सीमा के पास 10.5 मीटर लंबा तार है, और उनको कुल 35 मीटर तार की जरूरत है। इन दोनों लोगों को मिला करके 35 मीटर तार चाहिए, और जितना जितना तार दोनों लोगों के पास है उतना दे रखा है। कह रहा है कि उनको और कितना तार खरीदना पड़ेगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले ये निकाला जाएगा कि राजू और सीमा के पास कुल तार बराबर, तो राजू और सीमा के पास कुल तार अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं तो हम लोग इसमें जोड़ देंगे 16.05 में 10.5 को जोड़ देंगे। यहाँ पर 0, क्योंकि दशमलव का जोड़ होता है 10 सामने दशमलव को लिख करके, और ये आ जाएगा 26.50 रुपया, सॉरी 26.50 मीटर उन लोगों के पास तार अभी है। कुल तार चाहिए था 35 मीटर, तो और कितना तार उन लोगों को चाहिए, तो लिख दोगे तार की आवश्यकता बराबर, और तार की आवश्यकता कैसे होगा, 35 मीटर में से
हम लोग माइनस कर देंगे उन लोग के पास जो कुल तार है उसको। तो यहाँ से एक हाथ से लेंगे तो आएगा 100 में से 55 घटाएंगे तो आएगा 45, यहाँ क्या बचेगा 35, और 35 में से अगर 26 को घटाएंगे, सॉरी 34 बचेगा, यहाँ पर एक हासिल किया था, तो 34 में से अगर आप 26 घटा रहे हैं तो आ जाएगा 8, यानी कि सब मिलाकर के जो तार की आवश्यकता है वो 8.45 मीटर, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 8 मीटर और 45 सेंटीमीटर तार के भी और आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग समझ गए। आइए अब बात करते हैं अगले सवाल 15 नंबर का। सवाल 15 नंबर कह रहा है यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपया है तो 37.5 रुपए में कितने मीटर तार खरीदे जा सकते हैं। यानी कि देखिए क्या कह रहा है, एक तरफ तार है और एक तरफ मूल्य है। यहाँ पर मूल्य दिया हुआ है, तार नहीं दिया, यानी कि दोनों कंडीशन में मूल्य दिया हुआ है, तार नहीं दिया है। तो हम लोग जब सवाल करना शुरू करेंगे तो हम लोग मूल्य से शुरू करेंगे। जैसे कि हम लोग ये लिखेंगे, चूंकि 10 रुपया मूल्य है बराबर 4 मीटर तार का, इसलिए 1 रुपया मूल्य होगा तो 4/10 मीटर तार का, और इसलिए 37.5 रुपया अगर तार है, सॉरी 37.5 रुपया अगर मूल्य है तो कितना तार का होगा, तो ये हो जाएगा 4/10 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 37.5। 4/10 को अगर आप बदलेंगे दशमलव में तो आएगा 0.4 और ये हो गया 37.5। अब सिंपल वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में हम लोग दशमलव को काउंट करके लगा देंगे, लिख देंगे। तो 4 5 जा, चाहे 4 5 20 का 0 हासिल आएगा 2, 4 × 7 28 और 2 30 का 0 हासिल आएगा 3, 4 × 3 आएगा 12 और 12 और ये 3 15 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक यहाँ 2, तो यहाँ पर दशमलव का 2 अंक हो जाएगा। कुल मिला के 37.5 रुपया में 15 मीटर तार मिल जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए आगे हम लोग बात करते हैं 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न का। इस प्रश्न में कह रहा है कि 35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। यानी कि 1.75 मीटर में एक कमीज बन जाता है, तो 35 मीटर जब हम कमीज बनाएंगे तो कितना जो है उसमें कमीज बन जाएगा। देखिए क्या कर रहा है, 1.75 मीटर कपड़ा रहेगा तो एक कमीज बनेगा, तो 35 मीटर कपड़ा है तो कितना कमीज बनेगा, यही पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 1.75 मीटर कपड़े से बनता है, क्या बनता है, एक कमीज बनता है। ठीक है, इसलिए 1 मीटर कपड़े से कितना कमीज बनेगा, तो 1/1.75 कमीज बन जाएगा। और इस तरह से अगर 35 मीटर की हम लोग बात की जाए तो 35 मीटर कपड़े से कितना कमीज बनेगा, तो 1/1.75 गुणा जाएगा 35, और यहाँ पर आया 35/1.75। दशमलव घटाने के लिए ऊपर जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3500 और ये हो जाएगा 1750 हो जाएगा, नहीं 175 ही होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, दशमलव 2 आसान पीछे आएगा, 1 और 1 2, तो 175 हो जाएगा। ठीक है, 175 से 350 कट जाएगा 2 बार में, और ये 0 है तो आ जाएगा 20। यानी कुल मिलाकर के 35 मीटर कपड़े से 20 कमीज बन जाएगा। ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, और 17 नंबर हम लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है और हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे संस्था से 6 बच्चों का फॉर्म भरा गया था। ठीक है, हमारे संस्था से जो है 6 बच्चों का फॉर्म भरा गया था सैनिक स्कूल के लिए, और वो 6 के 6 बच्चे क्वालिफाइड हैं। एक बच्चा का रैंक है ऑल इंडिया रैंक 2465, अभिनव केसरी बच्चे का नाम है, और इस बच्चे का जो नंबर आया है 253 नंबर ये लड़का पाया है। ऑल इंडिया रैंक ये है, ये उसका नंबर है। एक और बच्चा है, उसका 236 नंबर पाया है, अभिजीत यादव, उसका 4300 कुछ रैंक है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा है। इस तरह से 6 बच्चों का फॉर्म भरा गया था, 6 के 6 बच्चे क्वालिफाइड कर चुके हैं। और हमारी संस्था 2017 से नवोदय विद्यालय का तैयारी कराती है, और प्रत्येक वर्ष आप लोग विश्वास कीजिए कि प्रत्येक वर्ष 80 से 90% रिजल्ट रहता है,
और इस बार तो हमारी संस्था ने 100% रिजल्ट दिया है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि हम लोग का जो ये पढ़ाई होता है, जो हम लोग कंटेंट्स लेकर के आते हैं, बहुत ही मेहनत करके कंटेंट्स को लाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, और एक विश्वास ही है जो कि आप लोगों को करना चाहिए कि जो भी हम कंटेंट्स आप लोगों को दे रहे हैं या बताया जा रहा है, अगर आप उस पर फोकस करिएगा तो आप जो है अपने लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे इस नवोदय विद्यालय के परीक्षा में। और मुझे लग रहा है कि नवोदय विद्यालय का परीक्षा वो पहला सीढ़ी होगा आपके सफलता के में, जो आपको वहां तक ले जाएगा। और मैं आपको और बता रहा हूं, देखिए क्या होता है, हर किसी की लाइफ में कुछ ये सिचुएशन रहती है, ठीक है, ये सिचुएशन आता है हर किसी की लाइफ में, कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, ये रहता है हर किसी के, यहां पर आपका सफलता है, ठीक है, और आप यहां पे खड़े हैं। तो पहला सीढ़ी बड़ा होता है, उसके आगे का जो स्टेप होता है ना सफलता सक्सेस होने का लाइफ में, वो बहुत ही इजी होता है। अगर आपने इस पहले सीढ़ी को पार कर लिया तो आपको आगे बढ़ने में, आगे सफल होने में कोई नहीं रोकेगा। और यदि आप नवोदय विद्यालय का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपका पहला सीढ़ी है भाई, पहला सीढ़ी है, पहला पड़ाव है, मेहनत करना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा कुछ नहीं बोलता है जब जन्म लेता है तो चल नहीं पाता है, हजारों बार लाखों बार चलना की कोशिश करता है, गिर जाता है, पहले तो उठने की कोशिश करेगा, उठे, हम भी बैठे दूसरी तरफ, नहीं उठ पाएगा, अब उठ जाएगा तो थोड़ा सा ऐसा चलेगा, गिर जाएगा, ठीक, लेकिन फिर वो कोशिश करता रहता, लगातार लग रहता है कि हमको चलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, और फिर वो चलने लगता है। फिर जब बोलना शुरू करता है तो करोड़ों बार बोलने की कोशिश करता है, नहीं बोल पाता है, समझ में नहीं आता कि हम क्या बोले, ठीक है, लेकिन वो बच्चा बोल लेता है। और वही बच्चे हम लोग भी हैं। और उस मुसीबत से या उस समस्या से अगर हम लोग जीत हासिल कर चुके हैं तो ये भी समस्या है, ठीक है, क्योंकि सफलता की तरफ हमें जाना है, तो ये समस्या है, आपको कह सकते हैं समस्या, लेकिन अगर रियल मीनिंग में सोचे तो मेहनत कीजिए ना भाई, वो समस्या है ना, आप उसको बॉल समझिए, क्रिकेट का बॉल, मारिए छक्का, उड़ जाएगा बॉल और आप हो जाएंगे सफल, ठीक है। तो ये कुछ रहा बातें जो मैं अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, और आप लोगों को विश्वास दे रहा हूं कि इस सीढ़ी को पार करना है, लेकिन कोई बहुत बड़ी सीढ़ी नहीं है, मैं खुद इस सीढ़ी को पार कर चुका हूं। मैं नवोदय विद्यालय का एक पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब लेके चलता हूं प्रश्न नंबर 17 पे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे, ठीक। तो आइए बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 17 का। हाँ, देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में यह है कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा। देखिए हम लोग लिखेंगे यहां पर कि 4 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य। यही कह रहा है प्रश्न में तो यही बात कह रहा है कि 4 किलोग्राम चावल का जो मूल्य है वो 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। आगे क्या दिया है, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कह रहा है 12 रुपया। अगर 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपया है तो 4 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 गुणे 12 हो जाएगा। और ये क्या आ गया, इधर वाला हम लोग लिखेंगे कि 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो हम लोग यहाँ पर 6 की जगह पर लिखेंगे कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, और 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य निकाला, 6 किलोग्राम का मूल्य ये आ गया, ठीक। और 1 का निकाला तो इस 6 से आप कर देंगे डिवाइड, 6 से कटेगा 2 में, 4 और 2 कितना आ जाएगा 8 रुपया। यानी कि 1 किलोग्राम गेहूं का जो मूल्य है वो 8 रुपया हो जाएगा, और ये 8 रुपया जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ ही हमें आगे बढ़ना है। हम लोग बात करेंगे 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न का। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपया है, तो 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। ये देखिए 3 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य मिला करके 14 रुपया दिया हुआ है। 12 पेन और 20 पेंसिल का मूल्य एक साथ मिला करके पूछ रहा है कि कितना रुपया होगा। तो ये देखिए 3 4 जा 12, 5 4 जा 20,
जब इसका 4 गुना ये है, 5 का 4 गुना ये है, तो 14 का 4 गुना कर देंगे, 56 रुपया इस प्रश्न का उत्तर आएगा। करेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे चूंकि 3 पेन और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य बराबर 14 रुपया, तो इसलिए अब एक का नहीं निकाला जाएगा, इस पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, इसलिए 12 पेन और 20 पेंसिलों का कुल मूल्य बराबर, तो ये 4 गुना है, तो इस पैसे का भी आप कर देंगे 4 गुना, और ये आ जाएगा 56 रुपया। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये और करके बोलेगा और ये इसके गुना में होगा बराबर बराबर, जैसे कि 3 का ये 4 टाइम है, 5 का भी ये 4 टाइम है, तभी जाकर के इस तरह से हम लोग कर सकते हैं प्रश्न को। अदरवाइज आप लोग अगर कर देंगे और प्रश्न इस तरह से नहीं है तो आपका उत्तर गलत भी हो सकता है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 का। ये करें कि 2 पेन अथवा, अब देखिए यहाँ पर और नहीं बोला है, अथवा बोला है। अथवा का मतलब कि आप 2 पेन खरीदिए तो भी 10 रुपये लगेगा, 5 पेंसिल खरीदिए तो भी 10 रुपया लगेगा। क्या कह रहा है? 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपया है, तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि 2 पेन का मूल्य बराबर 10 रुपया, इसलिए 1 पेन का मूल्य बराबर 10/2 कर देंगे, और यह आ जाएगा 5 रुपया। और इस तरह से 4 पेन का मूल्य बराबर 5/4 कर देंगे, तो आ जाएगा 20 रुपया। आगे हम लोग यहाँ पर ये लिख सकते हैं, चूंकि 5 पेंसिलों का मूल्य बराबर कितना लिखेंगे? 10 रुपया, वही वाला रुपया लिखाएगा, इसलिए 1 पेंसिल का मूल्य बराबर 10/5, तो ये आ जाएगा 2 रुपया। और बोल रहा है 4 पेंसिल, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि 4 पेंसिल का मूल्य बराबर, तो 4/2 कर देंगे, अब ये आ गया 8 रुपया। अब क्या कर रहा है? 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? तो आप यहां पर लिखेंगे तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का कुल मूल्य, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 8, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 28 रुपया इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसके बाद 19 के बाद हम लोग बात करेंगे 20 का। लेकिन इसमें देखिए, पहले तो आप 2 पेन से 4 पेन का मूल्य निकालेंगे, फिर 5 पेंसिल के आधार से 4 पेंसिल का मूल्य निकालेंगे। ये और बोल रहा है कि 4 पेन और 4 पेंसिल का मूल्य, तो इसके लिए आप लोगों को दोनों मूल्य को जोड़ना पड़ेगा। आइए हम लोग बात करते हैं 19 के बाद प्रश्न नंबर 20 का। इसमें कह रहा है कि एक स्टोर कापियां 12 रुपया प्रति के भाव से अथवा 60 रुपया के 6 का पैकेट बेचता है। यानी कि एक स्टोर है, वो कह रहा है कि आप 1 कापी लेंगे तो हम आपको देंगे 12 रुपये का, और 6 कापी का आप 1 पैकेट, मान लीजिए कि वो स्टोर 1 कापी दे रहा है 12 रुपये का, तो 6 कापी का 1 पैकेट लेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा? 12 के हिसाब से 72 रुपया हो जाएगा। लेकिन वो स्टोर वाला ये कह रहा है कि 1 कापी लोगे तो 12 रुपया हम देंगे, अगर आप 6 कापी का 1 पैकेट लोगे तो हम 72 रुपये का नहीं बल्कि आपको 60 रुपये का देंगे, यानी कि 12 रुपये का आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक स्टोर 12 रुपये के प्रति कापी के भाव से या फिर 60 रुपये में 6 का पैकेट बेचता है। अब एक महिला है, उस महिला को 15 कापी खरीदना है, तो कितना पैसा देगी? तो देखिए 15 कापी अगर खरीदना है तो हम लोग ये लिखेंगे 15 कापी बराबर 6 कापी का 2 पैकेट, 6 कापी का 2 पैकेट लेगी तो कितना हो जाएगा? 12 कापी हो गया, प्लस 3 कापी अलग से ले लेगी। और अब हम लिखेंगे 15 कापी का मूल्य, 15 कापी का मूल्य। तो देखिए 6 कापी का अगर 1 पैकेट है, मतलब 6 कापी का 1 पैकेट रहेगा तो 60 रुपये लगेगा, और ये 2 पैकेट ले रही तो 60 गुणे 2 हो जाएगा। 1 कापी का अगर 1 कापी लेगी तो 12 रुपये लगेगा, 1 कापी अगर लेगी तो 12 रुपये लगेगा, तो 3 कापी और, तो 12 गुणे 3 कर दीजिए। अब यहाँ से कितना आ गया? 6 कापी का 2 पैकेट यानी कि 12 कापी का मूल्य ये है, और 1 कापी 12 के हिसाब से 3 कापी लेगी तो ये 3 कापी हो गई, ये 12 कापी, तो 12 3 15 कापी का मूल्य आ जाएगा। 60 × 2 आएगा 120, और 12 3 आएगा 36, ऐड कर दीजिएगा तो 156 रुपये में कापी मिल जाएगा। और नहीं तो अगर 12 के भाव से अगर लेना पड़ जाएगा
तो भैया 180 रुपये पड़ जाएगा उसका, ठीक है, 12 के भाव से ऐसे 156 रुपये का, तो उसको प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से कॉपी ले लेगी, कहेगी भैया 6 वाला 2 पैकेट दे दो और 3 का भी जो अलग अलग है एक एक है वो दे दो, क्योंकि वो तो पैकेट के हिसाब से मिलेगा नहीं, पैकेट के हिसाब से मिलेगा 6 कॉपी वाला है, ठीक है। तो इसका उत्तर 156 रुपया आ गया है। आगे हम लोग बात करेंगे 20 के बाद 21 नंबर का। ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक दुकानदार कोक की प्रत्येक बोतल, कोक मतलब कि कोको कोला पेप्सी वाला, एक बोतल 10 रुपए में और 30 बोतल का एक बड़ा सा क्रेट 240 में बेचता है। अब एक बोतल 10 रुपए का, अगर इसी के भाव से अगर 30 बोतल का देखा जाए तो हो जाएगा 300 रुपया, लेकिन दुकान वाला कह रहा है कि हम 240 में ही दे देंगे। अब वंदना नाम की कोई मैडम गई वहां पे और कह रहे हैं कि भैया हमको 185 बोतल दे दीजिए, बर्थडे मनाना होगा, ठीक है, चाहे जो भी करना होगा, तो 185 बोतल कोक खरीदना है उनको, तो कितना रुपया उनको देंगी, दुकान वालों को कितना रुपया ये मैडम देंगी। तो हम लोग लिखेंगे 185 बोतल बराबर, अब क्या कह रहा है कि 30 बोतल का एक क्रेट है, तो 30 बोतल का कितना क्रेट वो लेंगी, तो 30 बोतल का 6 क्रेट लेंगी वो, कैसे, तो 30 × 6 आएगा 180, तो 180 बोतल हो गया यहीं पर उनका। 30 बोतल का एक क्रेट है, तो 1 2 3 6 क्रेट ऐसे वो ले लिए हैं, तो 180 बोतल हो गया। अब 5 बोतल और, तो 5 बोतल और ले लेंगी एक बोतल के हिसाब से। अब एक क्रेट का कितना कीमत है 240, 6 क्रेट खरीदें तो मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। और एक बोतल का कीमत कितना है, तो एक बोतल है 10 रुपए का, तो 5 बोतल, तो 5 × 10 कर लोगे और इसको गुणा करोगे तो 6 × 0 आएगा 0, 6 चौके 24 के 4 हासिल आएगा 2, 6 दूनी 12 2 14, और 5 × 10 कितना आएगा 50। अगर इसको आप जोड़ते हैं तो 1490 रुपया, यानी कि ये मैडम जो है वंदना, इनको 1850 बोतल का 1490 रुपया देना पड़ेगा अगर ये क्रेट वाला हिसाब से खरीदती है तो। नहीं तो पापा की परी अगर निकल गई तो इनको देना पड़ेगा एक बोतल का 10 रुपया, तो 185 बोतल का 1850 रुपया देना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर माइंड यूज करेंगे अपना मैथ के, अगर आप लोग जादूगर होंगे तो इस तरह से काम कर लेंगे, ठीक है। तो मेरा सब मिला के कहना ये है कि ये क्वेश्चन अगर आएगा तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि क्रेट वाला जो बात कर रहा है उस बात को अपने सॉल्यूशन में मेंशन करना है। इसका मूल्य आ गया 1490 रुपया। आइए 21 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन 22 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक 5 रुपया के सिक्के का भार 9 ग्राम है। अन्नू के पास एक बैग है, उस बैग में केवल 5 रुपए के ही सिक्के हैं और उस बैग का कुल भार 9 किलोग्राम है। तो बताइए अब अन्नू के बैग में कुल कितने सिक्के होंगे, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, इस तरह से 9 किलोग्राम में हो जाएगा 9000 ग्राम। अब हम लोग ये लिखेंगे कि चूंकि 9 ग्राम भार है बराबर 5 रुपए के एक सिक्के का, इस तरह से 1 ग्राम भार हो जाएगा 5/9, मतलब कि 5 रुपए के कितने सिक्के का, 5 रुपए के, या फिर ऐसे लिखिए कि 9 ग्राम भार है 5 रुपए के बराबर एक सिक्के का। तो 1 ग्राम भार है 5 रुपए के कितने सिक्कों का, 1/9 सिक्कों का। और इस तरह से 9000 ग्राम जो भार होगा, 9000 ग्राम भार है 5 रुपए के कितने सिक्के का, तो 1/9 गुणे कर लीजिए 9000 और 9 से कटाएंगे तो आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 सिक्का उस अन्नू नाम की लड़की के बैग में है। तो 1000 सिक्के इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछता तो कि बताइए कि अन्नू के बैग में कुल कितने रुपए हैं, तो एक सिक्का जो है 5 रुपए का है और उन सिक्कों की संख्या आ गया 1000। तो इसके आगे आप लोग जोड़ लीजिए कि एक सिक्का की कीमत है 5 रुपया और सिक्के अगर 1000 है तो कुल कितने रुपये हो जाएंगे, 5000 रुपया अन्नू के बैग में है। ठीक, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक फैक्ट्री एक दिन में 6778 बेल्ट बनाती है। एक वर्ष में कितने बेल्ट बनाएगी यदि फैक्ट्री वर्ष में 295 दिन काम करती हो। तो एक दिन में कितना बेल्ट बनाती है दिया हुआ है, 295 दिन में कितना बेल्ट बनाएगी पूछ रहा है। तो आप लोग ऐसे लिख देंगे, ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई है, या ऐसे आप कर सकते हैं। अगर एग्जाम में है तो भाई ट्रिक से कीजिए जितना जल्दी हो सके। अगर पूरा विधिवत तरीके से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि चूंकि एक दिन में बेल्ट बनाती है बराबर 6778, इसलिए 295 दिन में बेल्ट बनाती है
तो 6778 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 295 का। और आप इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो कितना आएगा देखिए। तो आप इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, इतना मल्टीप्लाई आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। यानी कि वो जो कंपनी है वो 295 दिन में इतना बेल्ट बनाएगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा। 23 के बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 24 का। क्या कह रहा है इसमें, एक फैक्ट्री में प्रतिदिन 12 कार बनती है, तो 1980 में कितनी कार बनेगी? जबकि 65 दिन अवकाश था। यानी कि उस कंपनी में 1980 ईस्वी में 65 दिन का अवकाश रहता है, तो कंपनी कितना कार बनाएगी? तो आप ये देखिए 1980 कौन सा वर्ष है? जो 1980 है वो लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से कट जाएगा। यानी कि 1980 में दिन की संख्या हो जाएगा 366। और अगर कंपनी अगर 65 दिन अवकाश है तो कंपनी कितना दिन काम करती है? तो ये आ जाएगा 301 दिन काम करती है। जो कंपनी है वो कंपनी 301 दिन काम करती है। और 301 दिन अगर इसका वर्किंग डे है, काम करने का दिन है, और एक दिन में 12 कार बनाते तो 301 दिन में कितना कार बनाएगी? या आप ये भी लिख सकते हैं कि कुल कार बराबर कितना कार बन जाएगा? तो 301 में आप गुणा कर देंगे 12 का, तो 12 उड़ेगा आएगा 12 और बढ़ते हैं 36, यानी कि 3612 कार वो कंपनी बनाएगी पूरे 1980 में 65 दिन अवकाश रहने के बाद। ये आ जाएगा इसका उत्तर। आइए हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 25 का रहा है कि 18 ट्रकों में 7884 किलोग्राम माल ले जाया जा सकता है। ऐसे 30 ट्रकों में कितना माल ले जाया जा सकेगा? तो 18 ट्रक में इतना किलोग्राम माल जाएगा, तो 30 ट्रक में कितना? तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 18 ट्रक में माल जाता है, कोई सामान है जाता है, कितना? 7884 किलोग्राम। इस तरह से एक ट्रक में कितना जाएगा? तो 7884 अब बट्टा में जाएगा 18। और इस तरह से अगर 30 ट्रक की बात कीजिए तो 30 ट्रकों में कितना जाएगा? तो 7884 बट्टा में 18 गुणे में हो जाएगा ये 30। अब ये कटेगा 6 से तो आएगा 3, ये कटेगा 6 से तो आएगा 5, और 3 से पूरा कट जाएगा। कैसे देखिए, 3 गुणे 2 6 आएगा, एक बचेगा तो 18, तो 3 से जाएगा 6 बार में 18 हो गया, और 3 से ये 8 है, तो 3 से 2 बार जाएगा तो 6, 8 में 6 जाएगा तो 2, 2 5 जाएगा 24, तो 3 8 है 24। ये हो जाएगा 2628 मल्टीप्लाई बाई 5, तो 8 बाई 40 का 0 हासिल आएगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 के 4 हासिल आएगा 1, 5 6 का 30 और 1 31 के 1 हासिल आएगा 3, 5 दूनी 10 3 13। तो जो माल लेके जाया जा सकेगा 30 ट्रकों में वो इतना किलोग्राम होगा। और ये आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पर ऐगिक नियम का जो टॉपिक है वो टॉपिक समाप्त होता है। और हम लोग आगे बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय समिति जो है आप लोग के एग्जाम में प्रश्न देने वाली है। तो उसका कंटेंट के साथ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। और यदि आप लोगों का मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी हमारा चैनल का लिंक शेयर कीजिए। धन्यवाद।